नमस्ते, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं आपकी 10वीं क्लास के गणित की पुनरावृत्ति कार्यक्रम में। आज दूसरा दिन। हमने जैसा कि आपसे बात की थी कि कुछ आसान प्रश्नों को परीक्षा होने तक हम प्रतिदिन करेंगे। बस आप उसे एक बार समझें, उसके बाद कम से कम 2 बार उसका अभ्यास करें। 20-20 मिनट का ही कार्य होगा। कुछ समय अंतराल के बाद आप ऐसा करते रहें तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए करते हैं आज के प्रश्न। आपका आज भी अध्याय प्रथम ही रहेगा, वास्तविक संख्याएं। कुछ और प्रश्न करते हैं। प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा और इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इसी में क्रम में एक और सवाल है कि क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है और क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। बिल्कुल मिलते जुलते सवाल है, उत्तर भी एक ही है, थोड़ा सा समझ कर लेते हैं। आइए, तो सह अभाज्य संख्याएं यानी कि जिसे आप को प्राइम नंबर बोलते हैं, वे संख्याएं जिनका आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जो एक दूसरे में किसी भी गुणनखंड से नहीं विभाजित होती, वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, प्राइम का नाम सुनकर वो उसे प्राइम नंबर से जोड़ लेते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं से। इसका अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या हुई, जैसे 1 और 2 भी कह सकते हैं, 2 और 3, 3 और 4, ये सारी क्रमागत संख्याएं हैं, वो सभी सह अभाज्य भी होती है। इसके अलावा अगर आप लेंगे जैसे 8 और 15, तो 8 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन क्योंकि 8 और 15 किसी एक संख्या से नहीं विभाजित होती, अर्थात इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए वो भी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी। तो आप कुछ सह अभाज्य संख्याओं के ऐसे उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। 2 3, 2 5, 1 5, 4 9, जिसमें 4 और 9 की बात करें तो ये अभाज्य में नहीं है। चलो 5 और 2 तो दोनों अभाज्य भी हैं, ये भाज्य है, लेकिन यहाँ दोनों सह अभाज्य कहलाएंगी क्योंकि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अगर गौर से देखें तो 2 3 और 9 10 ये तो क्रमागत संख्याएं हुई। तो जितनी भी क्रमागत संख्याएं हैं वो सह अभाज्य भी होती है, इसलिए वो सवाल दोनों एक जैसे ही हो गए। तो HCF जब इनका कॉमन फैक्टर ही कोई नहीं है सिवाय किसके, एक के, क्योंकि एक तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो आप महत्तम समापवर्तक जो ऐसे ज्ञात करते हैं इन सभी संख्याओं का, वो सदैव 1 ही होता है, चाहे वो क्रमागत संख्याएं हो चाहे वो सह अभाज्य संख्याएं हो। HCF हमेशा 1। और LCM अगर हम निकालेंगे तो क्रमागत संख्याओं का HCF भी लिख देते हैं, वो भी आपका 1। तो पहला और तीसरा दोनों सेम ही सवाल थे, सिर्फ भाषा का अलग अलग था। LCM में क्या होगा, क्योंकि जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इनका LCM हमेशा ये संख्या आपस में गुना करके प्राप्त की जाएंगी। तो अगर हम पहले पेयर का ले तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 5 10, ये 5 एकम 5, मतलब संख्याओं का गुणनफल ही रहता है। अगर संख्या आप A और B लेते हैं प्रश्न के अनुसार, तो उनका LCM रहेगा A गुना B। इसी प्रकार हम चौथे सवाल में करेंगे, तो यहाँ भी अगर संख्याएं A भी है तो A भी लिखेंगे, नहीं तो हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। ये होगा आपका इसका उत्तर। अब बात करते हैं अगले सवाल की। पांचवा है HCF 140 और 96 का दिया हुआ 28 और हमें बताना है LCM। तो जैसा कि हम जानते हैं HCF और LCM दो संख्याओं का यदि हम ज्ञात करें तो उसका गुणनफल सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के ही समान ही होता है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दो संख्याएं A B अगर कोई भी हैं, उनका HCF और LCM की गुना सदैव A और B की गुना के समान ही होती है। ये एक अंक का आपका रिक्त स्थान का क्वेश्चन भी आ सकता है, और अन्यथा इसका प्रयोग करके आप प्रश्न तो हल कर ही सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास HCF 28 है, संख्याएं 140 और 96 है, वो भी आप लिख देंगे। अब LCM निकालना है, तो ये 28 इधर जाकर विभाजित करेगा इसे, तो 140 गुना 96 बटे 28, आप 7 का पहाड़ा पड़े, 4 का, 2 का, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ आप करेंगे तो 28 को करेंगे तो 28 गुना 5 140 हो जाता है। तो 5 गुना 96 ये आप गुना करेंगे 480।
इस प्रकार आप आसानी से इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ आपसे अगर उत्तर पूछता है 1 नंबर का भी हो सकता है और ये 2 अंक के सवाल में भी आपको दिखाई दे सकता है। छठा सवाल एक और महत्वपूर्ण सवाल है। 2 प्रकार से यहाँ लिखा गया है, किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान है, अंक आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। कितने दशमलव स्थान के पश्चात 1331/352 का दशमलव प्रसार शांत होगा? और इसी तरह का दूसरा सवाल अगली संख्या के साथ। तो यहां हम इसे करें 1331 यानी कि 1331/352। पहला कार्य आपको सभी को यही ध्यान रखना है कि क्या किसी संख्या से ये अंश और हर विभाजित हो सकते हैं। मतलब अगर है तो उसे पूरा करेंगे, यानी कि इसे लोवेस्ट फॉर्म में, न्यूनतम रूप में आप लिखेंगे इस भिन्न को। तो हम देखते हैं शायद 2 से तो नहीं जाएगा। अब आप 352 के यदि गुणनखंड कर लें तो थोड़ा सा आपको आभास हो सकता है। तो 352 के यहाँ अलग से रफ कार्य में हम गुणनखंड करके देखें तो 2 से भाग होता है, इसके बाद फिर 2 से हो सकता है, अब फिर 2 से होगा, फिर 2 से हो सकता है और फिर 2 से, तो लास्ट में 11 बचा। तो बाकी सब 2 2 2 हैं और एक आपका कितना आया 11। तो हमें गुणनखंड ही करने हैं। अभी देखते हैं कितने के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक बार देखने में लगता है कि 2 की घात है 1 2 3 4 5 और 11। जब भी हर में 2 और 5 होंगे तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो अशांत होता है और आवर्ती वाला होता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना देखने से हम इसे बोल देंगे कि ये तो अशांत और आवर्ती वाला है, तो हमारा उत्तर गलत हो सकता है। क्यों? देखेंगे ये जो 11 है, हो सकता है 11 से विभाजित हो जाए, तो फिर ये अपने न्यूनतम रूप में कुछ आपको ऐसा मिलेगा। देखें तो 1331 के गुणनखंड में तो ये 11 की क्यूब है, 11 का घन है। तो यहाँ आसानी से 11 से 11 ये विभाजित हो गया। अब हम देखें, हमें हल नहीं करना, गुना नहीं करनी, आपको सिर्फ बताना कितने अंकों के बाद होगा। तो पूरा हल किए बिना हम सिर्फ देखेंगे कि जो भी संख्या है नीचे वो 2 और 5 ही होनी चाहिए, या 2 हो या 5 या दोनों। उसमें जिस भी संख्या की घात ज़्यादा होती है उतने अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन यदि 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ गया, जैसे 3 है या यहाँ 11 यदि शेष रह जाता, तब दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो अशांत और आवृत्ति वाला होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, इसका अर्थ हुआ यहाँ ये 5 अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि आप इसे 5 बार 5 5 5 से गुना करेंगे तो नीचे 10 10 10 जो 0 है वो 5 बार बन जाती है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, अभी सिर्फ इतना ही सीखें और हम लिख देंगे 5 दशमलव स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा प्रसार इसका। दूसरा प्रश्न है इसमें, ये पहले से आपको इस रूप में दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं कि 43 ना 2 से विभाजित होता है ना 5 से। तो नीचे जब जब 2 और 5 का रूप मिलेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत ही होगा। लेकिन कितने अंकों के बाद? जितनी यहाँ मैक्सिमम अधिकतम जो घात होती है उतने के बाद, न्यूनतम रूप में करने के बाद। तो यहाँ कितनी है? 4, इसलिए आप लिखेंगे इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 4 दशमलव स्थान के बाद। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए आगे करते हैं। मिलान करना है कुछ सवाल का, यहाँ ऊपर नीचे लिखें, आपके एग्जाम में आएगा तो लेफ्ट और राइट में लिखा होगा। यहाँ टेक्निकल कुछ था प्रॉब्लम तो इसलिए ऊपर नीचे लिख दिया। तो 1 2.2 3 4 2 4 5 2 इस तरह की कुछ आपकी संख्याएं आए, इन्हें फिर से अगले पेज पर लिख लें। यहाँ ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि एक तरफ लेफ्ट साइड में ये मिलेंगे और आपको लिखना है कौन सा प्रसार कैसा है, तो मिलान करना है। तो यहाँ मैं उत्तर लिख देता हूँ, आप सीधा मिलान करेंगे कि पहले के आगे कौन सा उत्तर है, दूसरे के आगे कौन सा उत्तर है। तो ध्यान से देखें, ये जो दशमलव है आपका 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6, क्या लगता है बोलने में, क्या इसकी आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही? आपको बस यही ध्यान रखना है। 2 3 4 2 4 ही अलग हो गया, 5 2 3 4 5 6।
तो यहाँ सब अलग अलग है। इसका मतलब ये अशांत तो है और साथ में क्या है, अनावर्ती, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे बोलते हैं अशांत एवं अनावर्ती। और ये तो आपका दशमलव पहले ही दिखाई दे रहा है कि अनावर्ती जैसा है, लेकिन ये शांत हो चुका है। अगर शांत नहीं होता तो हम इसको भी अशांत और अनावर्ती बोलते, परंतु अभी ये शांत है तो यहाँ आवर्ती देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, शांत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी देखने में आपको दिखाई दे रहा है 6, लेकिन यदि 6 विभाजित कर दे ऊपर वाली संख्या को और नीचे 6 हट जाएगा तो हम इसे दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। तो एक बार इसे हल करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ 6 से 6 कट गया, ओ अभी भी एक 6 नीचे बच गया है। ऐसी संख्या होने पर ये कैसा है, शांत तो नहीं होगा, अशांत होगा, और अशांत में क्या होगा, इसकी आवर्ती होगी, तो अशांत एवं आवर्ती वाला हो जाएगा। यदि ये 6 भी नहीं बचता तब ये शांत दशमलव हो जाता। तो इस तरह से आप इन सवाल को करेंगे। अगला सवाल एक और बच गया शायद, हाँ जी। इसमें पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, ये असर्शन और रीजन का। एक कथन दिया होता है कि 8 की घात, यहाँ एक घात का चिन्ह समझा जाए, 8 की घात 9 का इकाई अंक 0 होगा यदि n एक प्राकृत संख्या है। जो भी सम संख्या है उनकी घात हम कुछ भी करें, इकाई का अंक 0 होने के लिए संख्या के अंत में 0 कब होता है, जब कहीं ना कहीं वो 10 से गुना होता है या लास्ट में उसकी गुणनफल में 0 आए। वो कब होगा, जब संख्या 5 से गुना होगी, कोई भी सम संख्या, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। तो जब तक 5 का अंक आपको गुणनखंड में नजर नहीं आए किसी सम संख्या के साथ, उसकी गुना में कभी भी 0 यानी कि 10 नहीं आ सकता। तो इसमें तो कभी ये ऐसा होगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया कथन। अगला कथन देखते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को आप बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो ये अपने आप में तो सत्य है, लेकिन इसका ऊपर वाले सवाल से कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये होता है कि क्या ये इसका कारण है, बट ऊपर वाला कथन तो पहले ही असत्य हो गया, तो हम लिखेंगे ए तो असत्य है, लेकिन जो आर है वो सत्य है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखें, ए सत्य है आर असत्य नहीं, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं बताने के लिए कि इसकी सही व्याख्या है या नहीं, लेकिन अभी तो ये सही नहीं है, तो व्याख्या की बात ही खत्म हो गई। इसलिए हम सिर्फ कौन सा लिखेंगे, ये कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां कथन पहला है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय उनका गुणनफल होता है। ये अभी अभी हमने आपके साथ सवाल किया था कि हाँ, 2 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका लघुत्तम समाप्त प्रत्यय उनका गुणनफल ही होगा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था। दूसरे कथन में है कि एचसीएफ और एलसीएम की गुना संख्याओं की गुना के समान है। ये भी कथन सही है। अब ये देखना है दोनों सही है, अब करना क्या है, क्या ये कथन इसकी सही व्याख्या करता है, क्या ये इसी के कारण है, नहीं। यहाँ क्रमागत संख्याएं, ये तो किसी भी संख्याओं के लिए होता है, ए बी की कैसी भी संख्याएं हैं उनका एचसीएफ एलसीएम उनकी गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ सत्य तो है लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये अलग है ये अलग है। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि आर जो आपका रीजन है, जो कारण दिया है ऊपर वाले कथन का, वो उसका कारण नहीं है, वो अलग सवाल है, वो अलग कथन है, उसका उससे लेना देना नहीं बनता। इसलिए आप ये वाला ऑप्शन करेंगे। 11वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, और एक 12वां सवाल उसकी प्रैक्टिस के लिए, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपकी पुस्तक में भी मिलेगा, और ये सवाल आपका 2 नहीं तो 3 अंक का आता है। तो आइए इसमें या तो ये होंगे या दूसरा सवाल, आप एक बार इसका अभ्यास कीजिए। संख्या बदलती है लेकिन सब कुछ लिखना आपको वही है, बार बार एक जैसा ही लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसे आप a/b के रूप में लिख सकते हैं।
जहां a और b दोनों पूर्णांक होते हैं और सहभाज्य संख्या होती है जिसे आप एक साथ लिख सकते हैं सहभाज्य पूर्णांक। यहाँ ये भी विदित हो कि जो b है वो 0 नहीं होता, क्योंकि अगर हर नीचे वाली संख्या 0 लिख देंगे तो वो कभी परिभाषित नहीं होगा, इसलिए हम लिखते हैं कि b 0 नहीं होना चाहिए। अब दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो 5 बराबर a का वर्ग और b का वर्ग, यहाँ वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका चिन्ह है, इम्प्लाइज लिखते हैं इंग्लिश में। इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो ये चिन्ह हम लगाते हैं। तो ये हुआ आपका a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इसे इधर ले जाएं, गुना करें b को उधर ले जाकर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a का वर्ग ऐसी संख्या है जो 5 से गुना हो रही है, और जो संख्या का जो उत्तर है वो 5 के गुणज के रूप में है, इसका मतलब वो 5 से भाग भी होगी। तो हम लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से भाग हो रही है। जैसे b कुछ भी होता, मान लीजिए b स्क्वायर जो भी मन होता है, 1 हो, 4 हो, 9 हो, कुछ भी हो सकता है। इसे हटाएं। 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 5 से भाग होता है, अर्थात a भी 5 से भाग होगा। इसे समझने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको और आसान हो जाएगा कि ये 5 इधर जाकर ऐसा लिखा जा सकता है। इसका अर्थ हुआ 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब हमें कोई उत्तर मिलता है जो b स्क्वायर के रूप में है, वो कोई भी हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ये भी आपकी एक प्रमेय है, उसका नंबर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ हम इसे समीकरण भी डाल सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, कहीं भी आगे ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो a को हम 5 से विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5 का कोई गुणज है, 5 के पहाड़े वाली संख्या है। तो उसे हम कोई और नाम से लिखना चाहें तो a बराबर 5 से लिख सकते हैं। अब इसको फिर से वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। अब a का वर्ग है, यहाँ से हम इस वैल्यू को लिखें, इसको चाहो तो यहाँ नाम लिख लीजिए, याद रहे, समीकरण 1 ऐसे आपको याद रहेगा। तो a का वर्ग की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 5b का वर्ग, और ये 25 है, यहाँ काटेंगे 5 5 25, ऐसा आप सोल्व करके लिखें तो b स्क्वायर 5c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर है वो 5 का गुणज है, इसका मतलब वो भी 5 से भाग हो जाएगा। फिर भी समझना है तो इसे भी आप उस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमने कहाँ से लिखा था, समीकरण 1 से, आप चाहें तो ऐसा लिख भी सकते हैं। तो b स्क्वायर बटे 5 कर लेंगे, इधर भाग हो जाएगा, बराबर यहाँ आप लिखते हैं ये c का वर्ग। तो b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, अर्थात b भी 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको चाहें तो आप नंबर भी डाल सकते हैं। हमने कहा a 5 से विभाजित है, अब हम कह रहे हैं b भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब a और b दोनों ही 5 से विभाजित हुए। तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ, 5, वो हम लिख देंगे कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो कौन है, 5 है। परंतु आरंभ में हमने बात की, फिर से देखें, हमने कहा a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनका तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, इसको बोलते हैं अंतर्विरोध या विरोधाभास, कि हम कुछ और कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ और कह रहे हैं, अपनी बात को ही गलत कर रहे हैं। तो अब हम यही कहेंगे कि ये विरोधाभास क्यों हुआ, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी। तो हम लिखेंगे कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है, और ये विरोधाभास क्यों हो रहा है कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। और हमने कल्पना क्या की थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ हुआ कि हमने जो माना था वो गलत था, तो सही क्या होगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लाइन आपको लिखनी है, आप इसका अभ्यास कीजिए लिखने का। दूसरे सवाल में भी ऐसा ही करना है, सिर्फ संख्या बदलेगी। इस प्रकार करते रहिए अभ्यास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।